के पाठक है, नीतीश कुमार से भी सुपर है भाई। नीतीश कुमार से ऊपर के ये चीज़ हो गए। इससे जब बड़ा क्या हो सकता है ब्यूरोक्रेट्स का चरम सीमा, कि मुख्यमंत्री की बात को एक विभाग का प्रधान सचिव मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कि आपके बातों से यही लगता है नेताजी कि सारा सिस्टम एकदम डावाडोल हो चुका है, फेलुअर हो गया बिहार में। ये सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सोचिए ना, बिहार का मुख्यमंत्री घोषणा करता और उस सरकारी पदाधिकारी कहता उसको क्रियान्वित नहीं करेंगे। हम समझते हैं वो नीतीश कुमार जो 2005 में थे, 2010 में थे, वो नीतीश कुमार कहीं है ही नहीं। वो यदि उनके आदेश को नहीं मानता है तो ये तो संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो रहा है। के पाठक को क्या कहिएगा? देखिए, ये तो गंभीर विषय है। इस्लामपुर से हम लोग लगभग 10,000 लोगों को इसराइली में ले जाने का हमारा कार्यक्रम है। इस्लामपुर से लगभग 300 छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी और उसके अलावा ट्रेन रूट पर इस्लामपुर है, तो ट्रेन से भी लोग जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के कंगरसराय में, और ये इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है और नालंदा का एकलौता विधानसभा क्षेत्र है जहां से आरजेडी के विधायक हैं राकेश कुमार रोशन। 3 मार्च को गांधी मैदान में जन विश्वास या क्या बोलते हैं कि महारैली होने वाला है, और उसका जो तैयारी है पार्टी ऑफिस में एकदम बृहद पैमाने पे चल रहा है। यहाँ पे 2-3-5 मिस्त्री जी हैं जो कि पार्टी का झंडा वगैरह बना रहे हैं, और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि गांधी मैदान में लाखों लाख की संख्या में इस बार जन विश्वास यात्रा में जो वर्कर्स हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो आने वाले हैं। और इसका जो यहाँ पे तैयारी चल रहा है उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि जो क्षेत्र के विधायक हैं राकेश कुमार रोशन जी। कुछ दिन पहले लगभग 23 या 24 तारीख को यहाँ पे कंगरसराय में तेजस्वी यादव जी आए थे, और उस दौरान भी यहाँ पे अपार जन समर्थन देखने के लिए मिला था। और राकेश कुमार रोशन जी यहाँ पे हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार 3 तारीख का जो महारैली होने वाला है उसकी क्या क्या तैयारियाँ चल रही है क्षेत्र में, और कितने लोग गांधी मैदान जाएंगे इस्लामपुर से। सबसे पहले तो स्वागत होगा विधायक जी। धन्यवाद। क्या क्या तैयारियां चल रहा है 3 तारीख के लिए? तेजस्वी तो पूरा भीड़ भाड़ एकदम लगाए हुए हैं पूरे बिहार में। देखिए, ये जन विश्वास यात्रा है और इसमें जनता स्वतः स्फूर्त हम लोगों के साथ, हम लोगों का जो अभियान है उसमें जुट रही है। चूँकि हम लोग जनता के बीच जो जा रहे हैं, हमारा मकसद जो है कि हम एक नया बिहार बनाने का जो शुरुआत किए, महागठबंधन में जब राष्ट्रीय जनता दल गई और वहाँ महागठबंधन में जाने के बाद हम लोगों का जो चुनाव में एजेंडा था, जनता के साथ जो कमिटमेंट था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, बिहार में 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। उसके अलावा बिहार के अंदर बिहार के विकास के लिए दवाई, कार्रवाई, सुनवाई की सरकार हम बिहार में बनाएंगे। तो हम जब गए महागठबंधन के लोग नई सरकार में 17 महीने में, तो हम लोगों ने जनता के साथ जो कमिटमेंट था उसको पूरा करने का प्रयास किया, और 17 महीना में बिहार के अंदर एक ऐसा वातावरण बना कि बिहार के लोगों के दिमाग में ये उपज हुआ कि ये जो मौजूदा सरकार थी वो बिहार के विकास के लिए तत्पर थी, खास करके बेरोजगारों को रोजगार देने के सवाल पर, बिहार के विकास के सवाल पर, बिहार के अंदर सिंचाई की सुविधा देने के सवाल पर, बिहार के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के सवाल पर, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को विकसित करने के सवाल पर सारे लोग जिस रूप में काम कर रहे थे, तो लग रहा था कि एक नया बिहार बनने वाला है। लेकिन भाजपा और आरएसएस के लोगों ने प्रयास करके इस महागठबंधन को तोड़ने का प्रयास किया, और तोड़ने के बाद बिहार में जो विकास की रफ्तार थी, जो चूँकि हम लोगों ने ही शुरू किया, अभी तो बोलने के लिए बहुत लोग कहते हैं कि ये पिछले एनडीए सरकार का एजेंडा में था, तो 2 बरस बिहार में एनडीए की सरकार रही थी 2020 से 22 तक। 9 अगस्त को हम लोगों ने सरकार बनाया था। तो उसके पहले यदि कुछ हुआ होता बिहार के अंदर, जो सवाल हमने आपके सामने अभी गिनाया, तो बिहार की जनता को लगती भाई कि एनडीए का ये एजेंडा था, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने 2 बरस में कुछ किया ही नहीं।
तो हम लोग आकर के जो विस्तार का रफ्तार दिए, और उसके बाद बीच में जो कुछ लोग शुरू से अपने को बिहार की राजनीति में इस रूप में स्थापित रखे कि किसी भी दल को मैंडेट मिले लेकिन बिहार की कुर्सी मेरे पास रहेगी, ऐसे लोगों ने पुनः अपना चेहरा दिखा करके लोगों के सामने उजागर कर दिया, और एक सरकार जो सोच के साथ बिहार के विकास के लिए आगे बढ़ रही थी, उस विकास की रफ्तार को रोक दिया गया। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया कि अब हम लोगों को जनता के बीच जाना है। जन संवाद के माध्यम से हमको जनता को ये बताना है कि हमने इतने कम समय में बिहार के लिए जो किया और जो बाकी बचे पड़े काम हैं उसको पूरा करने के लिए आप लोग यदि मेरे साथ विश्वास यात्रा में जुटते हैं, विश्वास करते हैं, और 2025 में बिहार में यदि तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक नई सरकार यदि बनती है तो हम निश्चित रूप से अपने छूटे हुए सारे काम को पूरा करेंगे। इसी कमिटमेंट के साथ जन विश्वास यात्रा में हमारे नेता निकले हैं, और यही कारण है कि नेता के साथ इतना बड़ा हुजूम है। और वो हुजूम जो है कैसे लोगों का है? वो हुजूम है सभी जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोगों का, जो बिहार का विकास चाहते हैं, जो बिहार में दवाई कार्रवाई सुनवाई की सरकार चाहते हैं, जो बिहार में बेरोजगारों को रोजगार दिलाना चाहते हैं, वैसे तमाम लोगों का भीड़ है। और उनकी अपेक्षा है तेजस्वी जी से कि तेजस्वी एक युवा चेहरा है और वो बिहार को एक नई दिशा देने का काम करेगा। अच्छा, तो नेताजी आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी 17 महीना में जो कर दिए वो नीतीश कुमार पिछले 17 वर्षों में और एनडीए की जो सरकार थी वो पिछले 2 वर्षों में नहीं की। लेकिन जदयू के जो सीनियर और जूनियर लीडर्स हैं उनका मानना है कि जो भी नौकरियां मिली है 17 महीने में सब नीतीश कुमार की देन है, और तेजस्वी जी बिना मतलब के इतना कि प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, आपको याद होगा 2020 का जब चुनाव अभियान चल रहा था तो हमारे नेता तेजस्वी जी जब बोलते थे सभाओं में कि हम बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी का टिप्पणी होता था कि कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से रोजगार देगा, अपने बाप के यहाँ से जेल से पैसा लाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी सोच क्या थी। यदि इनकी सोच रहती तो ये भी कहते कि हम बिहार में रोजगार देंगे, तो इनकी तो कोई सोच थी नहीं। और अब जो ये क्रेडिट लेने का बात कर रहे हैं तो क्रेडिट किस आधार पर लिया जाएगा? जनता के बीच आपने अपना प्रकटीकरण कर दिया कि हम चाहते क्या हैं, तो सारे लोगों ने देखा। तो आपने तो इसका मजाक उड़ाया था बेरोजगारों का, आपने तो बेरोजगारी का मजाक उड़ाया था। तो फिर बिहार के विकास के आप जो बात कर रहे हैं 17 साल में बिहार के अंदर आप मूल्यांकन कीजिए किस क्षेत्र में बिहार का विकास हुआ। बिहार के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिहार क्या है, कृषि प्रधान राज्य है और बिहार की 80% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। क्या 17 वर्ष में नीतीश कुमार जी ने कृषि पर आधारित कोई बड़ा कारखाना लगा दिया? कोई उद्योग धंधे का विस्तार हो गया बिहार में जिससे कि बिहार के लोगों को काम मिल सके? आपको जानकारी होगा कि जितने चीनी मिल थे बिहार में करीब करीब चीनी मिलों को बंद कर दिया गया। कुछ चीनी मिल चल भी रहा है तो प्राइवेट कंपनी चला रही है। तो फिर बिहार का विकास किस आधार पर तय होगा भाई? बिहार के 14 करोड़ आबादी में लगभग 10 से 11 करोड़ लोग जब कृषि पर निर्भर कर रहे हैं और कृषि आधारित आपके पास न उद्योग है, न धंधा है, न आपके पास उसके विकास के लिए नियत है, न नीति है, तो फिर बिहार की विकास करने की बात तो आप बेईमानी के रूप में कर रहे हैं। और आप जो आज बोल रहे हैं कि हमारा ये एजेंडा था, तो हमने तो आपको अभी बताया ना कि एजेंडा था तो उसका प्रकटीकरण कहीं दिखाई पड़ता ना। 2 बरस में तो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो नहीं दिखाई पड़ा तो आप खुद मूल्यांकन कर सकते हैं। कहने के लिए तो कोई आदमी हम ही आपको कहते हैं कि हम ही पात्रता रखते हैं देश के प्रधानमंत्री बनने का, तो ये तो अतिशयोक्ति होगी ना। इसीलिए बोलना किसी के लिए, चूँकि हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो लोग बोलते हैं, लेकिन हमारी मान्यता है कि जो भी लोग इस तरह का वक्तव्य देते हैं, खास करके जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जो जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए हैं, उनको
शालीनता के साथ और गंभीरता के साथ अपनी बात को तथ्यों के आधार पर रखना चाहिए। और ऐसे बोल करके अब हिंदुस्तान और बिहार की जनता बुड़वक नहीं है कि किसी के बहकावे में आ जाएगी। अच्छा, एक सवाल होगा, 3 तारीख को रैली करने जा रहे हैं, आपके नेता हैं लालू यादव भी आएंगे, बड़े बड़े मतलब कि राज्य और देश से नेता लोग आ रहे हैं गांधी मैदान में। इस्लामपुर से कितना लोगों को ले जाएगा विधायक जी? ये भी आपके ऊपर बहुत बड़ा क्या बोलते हैं जिम्मेवारी है। इस्लामपुर से हम लोग लगभग 10,000 लोगों को इस रैली में ले जाने का हमारा कार्यक्रम है। हम लोग 2 तारीख को ही इस्लामपुर से प्रस्थान करेंगे और इस्लामपुर से लगभग 300 छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी और उसके अलावा ट्रेन रूट पर इस्लामपुर है, तो ट्रेन से भी लोग जाएंगे। और हम लोगों का एक बड़ा मजमा वहाँ पे इस्लामपुर के विधानसभा क्षेत्र का कॉमर्स कॉलेज के पीछे एक सामुदायिक भवन है, उसी में हम लोगों को ठहरने की पूरी व्यवस्था है और हम लोग वहाँ से गांधी मैदान के लिए कूच करेंगे। और चूँकि मैं यहाँ का विधायक हूँ, इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे दल के आह्वान पर, हमारे नेता के आह्वान पर ये रैली हो रहा है, इसलिए इस रैली में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत कर सकें। हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि जो लोग भी रैली में शिरकत करना चाहते हैं वो उनका स्वागत है। उनके स्वागत के लिए मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में खड़ा रहूँगा। वो हमारे स्थल पर आए और हमारे साथ रैली में चले। आखिरी सवाल होगा, शिक्षा जगत से रिलेटेड है। विधानसभा में नीतीश कुमार क्या बोलते हैं कि बोले हैं नेताजी कि जो सरकारी स्कूल की जो टाइमिंग है वो 10 से 4:15 चलेगा, लेकिन कल के पाठक उसको निरस्त करके वो पुनः वही पहले वाला जो समय सारणी था उसको लागू कर दिए, जिससे शिक्षा वर्ग के जितने भी लोग हैं वो बहुत ही चिंतित हैं और बहुत ही घबराए हुए हैं। के पाठक को क्या कहिएगा? देखिए, ये तो गंभीर विषय है। संवैधानिक संकट यहाँ पैदा हो रहा। पूरे कार्यपालिका का कोई प्रधान होता है तो वो राज्य में मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री यदि कोई घोषणा करता है, कोई फैसला करता है, इसका मतलब है कि वो सरकार की तरफ से घोषणा होता है। मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये घोषणा किया था, हमारे विपक्षी दलों के सदस्यों ने ही इस सवाल को उठाया था और उसमें उन्होंने कहा था कि चूँकि विद्यालय से विद्यार्थी और उनके अभिभावकों का भी कंप्लेन है, शिक्षकों का भी शिकायत है, इसलिए समय हम 10 बजे से 4 बजे तक निर्धारित करेंगे। और ये घोषणा भी उन्होंने किया। उसके बाद उनके घोषणा के बाद कोई सरकारी पदाधिकारी जो मुलाजिम है उनका, वो यदि उनके आदेश को नहीं मानता है तो ये तो संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो रहा है। वैसे पदाधिकारी को तो 1 मिनट भी उसके पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने कहा था कि आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। पता नहीं किस तरह का नीतीश कुमार जी का विजन है, समझ में नहीं आता है कि क्या रीजन है कि ये कुछ कर नहीं रहे, चुप हैं। हम समझते हैं वो नीतीश कुमार जो 2005 में थे, 2010 में थे, वो नीतीश कुमार कहीं है ही नहीं। नीतीश जी का जो भी एक्टिविटीज़ है, इससे बिहार की जनता खुद हतप्रभ है। अब सोचिए ना, बिहार का मुख्यमंत्री घोषणा करता और उस सरकारी पदाधिकारी कहता उसको क्रियान्वित नहीं करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस एक्जीक्यूटिव रूल जो बना है बिहार में, उसका वायलेशन हो रहा है। और जो व्यक्ति भी वायलेशन करेगा तो संविधान में उसके खिलाफ एक्शन लेने का, आईपीसी और सीआरपीसी में सारी कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तब ना लोग समझेगा बिहार की जनता की लोकतंत्र है, लोकशाही है, जनता के प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं, न कि अफसर कर रहे हैं। ये तो ब्यूरोक्रेट्स का चरम सीमा है। इससे जब बड़ा क्या हो सकता है ब्यूरोक्रेट्स का चरम सीमा, कि मुख्यमंत्री की बात को एक विभाग का प्रधान सचिव मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ा तो कोई संवैधानिक संकट हो नहीं सकता। इसलिए हमको हंसी भी आती है मुख्यमंत्री जी पर, दया भी आता है उनको देख करके कि किस तरह के किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में वो पहुंच गए हैं, और उनकी किम कर्तव्य विमूढ़ता बिहार को कहाँ ले जाएगी, ये बिहार की जनता खुद हतप्रभ है। क्या लगता है सर कि के पाठक के ऊपर किसका हाथ है? मतलब कि क्यों नहीं मान रहे मुख्यमंत्री के आदेश को, और आप शिक्षकों के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, हाथ किसका हो ना हो ये प्रश्न नहीं उठता है। के पाठक हैं क्या? सरकारी पदाधिकारी हैं, और सरकारी पदाधिकारी का पदस्थापन और स्थानांतरण और उस पर कार्रवाई सारा कुछ बिजनेस एक्जीक्यूटिव रूल में डिफाइन है, और उसके लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं समर्थवान हैं कि किसी भी तरह का कोई भी एक्शन वो ले सकते हैं। अब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना
ये तो बताता है कि ये जो के पाठक है नीतीश कुमार से भी सुपर है भाई। नीतीश कुमार से ऊपर के ये चीज़ हो गए। हाँ, उनके आदेश को वो ठुकरा रहे हैं। तो अब इससे बड़ा तो कुछ दुर्भाग्य बिहार का हो ही नहीं सकता कि एक पदाधिकारी मुख्यमंत्री का बात नहीं मान रहा हो। तो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जहाँ तक शिक्षकों की बात है, तो शिक्षकों की बात है तो हम लोगों ने समय के लिए तो चूँकि उठाया ही था कि समय होना चाहिए। बाकी शिक्षकों का हमारी सरकार जब थी तो हम लोगों ने कहा था कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे शिक्षकों का, और राज्यकर्मी की दर्जा देने के लिए हम लोगों का कमिटमेंट भी था। उसमें भी ये बदलाव कर रहे हैं, बहुत तरह का उसमें एग्जाम वगैरह लिया, नए नए चेंजेज आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जो है अब आप खुद समझिए, जिस समय आप पत्रकारिता शुरू किए होंगे उस समय आप जर्नलिज्म का कोर्स करके आए होंगे या कुछ करके आए होंगे। बिल्कुल करके आए। तो जब आप आए जर्नलिज्म का कोर्स करके, तो उस समय जो किताबी ज्ञान था आपके पास, वो किताबी ज्ञान आपने व्यावहारिकता में बदल दिया, क्योंकि आप उसी के आधार पर व्यावहारिक काम कर रहे हैं। अब आपसे उसी किताबी ज्ञान की बात किया जाए 20 वर्ष के बाद, तो 20 वर्ष के बाद आप किताब से तो जुड़े हुए नहीं हैं। तो अब उनको आपसे आप ही की पात्रता परीक्षा ली जाए कि वेदर यू आर कॉम्पिटेंट टू डू योर वर्क और नॉट, तो आप क्या बताइएगा? आप कॉम्पिटेंसी अपना साबित करने के लिए 20 साल में आपने नहीं देखा, लोगों ने नहीं देखा, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपका अप्रिसिएशन होगा ना कि अमित चौरसिया जो कर रहे हैं पत्रकारिता, वो सही पत्रकारिता कर रहे हैं या नहीं, इसका अप्रिसिएशन पब्लिक करेगा। उसी तरह से टीचर जो पढ़ के आया 20 वर्ष तक वो पढ़ा दिया बच्चों का, अब उसका पात्रता परीक्षा लीजिएगा। अब मान लिया वो पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई नहीं करता है, तो इसका मतलब 20 साल तक वो लड़का जो पढ़ा, जिसको टीचर ही पढ़ने वाला पात्रता परीक्षा नहीं पास कर रहा, तो लड़का इसका मतलब सब गलत पढ़ा, सबके साथ वो लड़का के साथ भविष्य का खिलवाड़ हुआ। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आपको उसी समय टीचर का जो अपॉइंटमेंट करना था, आप उसी समय प्रोसीजर अडॉप्ट करते कि इसके लिए कंपटीशन होगा, इसके लिए जो टीचर क्वालिफाई करेंगे उसी का अपॉइंटमेंट होगा। तो उस समय तो आपने कहा कि सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ, और सबको आपने नियोजित शिक्षक बना दिया सर्टिफिकेट के नाम पे। अब बेरोजगारों का हुजूम था, बेचारा बिहार में 2000-3000 में बहाली हुआ था ना, जिसमें बहाली हुआ 3000 रुपया मिलता था। उसके बाद भी टीचर लोग बेचारा पढ़ाने के लिए मजबूर था, पेट के लिए। अच्छा, मतलब कि आपके बातों से यही लगता है नेताजी कि सारा सिस्टम एकदम डावाडोल हो चुका है, फेलुअर हो गया बिहार में। ये सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सरकार का कहीं कोई नज़र ही कुछ नहीं आ रहा है। और जो कुछ काम अभी हो रहा है वो बदले की भावना से हो रहा। सारे जगहों पर आप देखिए, अभी आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, ग्रामीण कार्य विभाग है, सड़कों का, ग्रामीण सड़कों का निर्माण उसके माध्यम से होता है। अब ग्रामीण कार्य विभाग में हम लोग सब विधायकों को अनुशंसा मांगा जाता है, उसके आधार पर हमारे क्षेत्रों का सड़क का स्वीकृति मिलता है, उसका चयन होता है। अब यहाँ पे स्थिति है इस सरकार में भाई की जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं उन्हीं के क्षेत्र में सड़क बने, बाकी लोगों के क्षेत्र में सड़क बने ही नहीं। कल भी आप इस तरह का जहाँ व्यवहार है, तो अब आप सोच सकते हैं विकास के साथ भी पक्षपात, ये तो कहीं नहीं है। डेमोक्रेसी तो है, सबके लिए है। लोकतंत्र में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ही सिखाते हैं कि लोकतंत्र में जितना सरकार का महत्व है उतना विपक्ष का भी महत्व है। और उन्होंने सामाजिक पाप कर्म की भी चर्चा करते थे हमेशा, और कहते थे विधानसभा से लेकर सड़क तक और सारे कार्यालय में उनका बोर्ड लगा हुआ है कि सिद्धांत के बिना राजनीति गलत है। तो सिद्धांत साथ सामाजिक पाप कर्म उन्होंने बताया, काम के बिना धन गलत है। तो ये सारा चीज़ जो है, सारा चीज़ आप दूसरे के लिए बताते थे कि अपने लिए, आपके लिए भी लागू होता है। आप कौन सा सिद्धांत रखे भाई? कौन ऐसा दल बिहार में जिससे आपने गठबंधन नहीं किया? बिहार का दुर्भाग्य रहा कि हमेशा विपक्ष बदलते रहा, सरकार वही रही, चेहरा वही रहे, मुख्यमंत्री वही। हाँ, इसका मतलब है कि किसी रूप न किसी रूप में आपको कुर्सी चाहिए। तो सिर्फ कुर्सी का प्रेम आपका सिद्धांत है, यही हम लोग को आप सिखा रहे हैं। तो आगे भविष्य क्या होगा बिहार के लोगों का समझिए। देखिए, राकेश कुमार रोशन जो कि बताते हैं कि बिहार में जो भी सिस्टम है बिल्कुल फेलियर हो चुका है, और 3 तारीख की जो रैली होने वाली है पटना में, उसके लिए जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से है। और बता रहे हैं कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से जो भी जनता पटना जाएंगे उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी 3 तारीख के रैली के ऊपर पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की नज़रें हैं। जो भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनकी भी नज़रें हैं।
अब देखने वाली बात होगी कि 3 तारीख के रैली में लालू यादव की पार्टी कितना भीड़ जुटा पाती है। नालंदा दस्तक पे भी उसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।